बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम बाधा जनपद की इस पावन पवित्र भूमि को नमन करते हुए राष्ट्रीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित सामाजिक न्याय रथ यात्रा के कुशल संचालनकर्ता राष्ट्रीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी नेता प्रदेश प्रभारी माननीय श्री रामवास पाल साहब, माननीय बच्चा सिंह, राष्ट्रीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय श्री चंद्रपाल पाल जी, मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय जनता पार्टी के प्रदेश सचिव प्रभारी बाधा माननीय श्री प्रधान जी सुरेश जी पाल जी, मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बाधा एडवोकेट विनोद पाल जी, कुशल संचालन कर रहे एडवोकेट संगठन के जिला अध्यक्ष एडवोकेट साहब, मंच पर उपस्थित जिला उपाध्यक्ष देशपाल जी, सभा में उपस्थित राष्ट्रीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता, शुभचिंतक एवं बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों, मैं आप सभी का राष्ट्रीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, प्रभारी जी ने और हमारे प्रवक्ता जी ने आपको सारी बातों से अवगत करा दिए हैं। समय भी ज्यादा हो चुका है और आप सभी लोगों ने काफी समय से इंतजार भी किए हैं, तो मैं ज्यादा सभी से चर्चा नहीं करूंगा। आप सभी को कल जिला मुख्यालय पे ज्ञापन देना है, जिस मांग को लेकर के यात्रा चल रही है, इस मांग के को लेकर के हमारा ज्ञापन जिलाधिकारी के थ्रू मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया जाएगा। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आमंत्रित करूंगा कि कल अपना बहुमूल्य समय निकालकर 11 साढ़े 11 बजे जिला मुख्यालय पर पहुंचने का आप कष्ट करिएगा, क्योंकि हमको पता है, मैं भी किसान का बेटा हूं और हम भी आप लोगों के बीच का हूँ, आप लोगों के जैसा साधारण परिवार से हूँ। इस समय खेती में बहुत काम है, एक एक मिनट का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो राजनीतिक भागीदारी की बात है, हमारे समाज के मान सम्मान स्वाभिमान की बात है, हमारे समाज का जो शासन सत्ता रहा है उसकी खोई हुई जो विरासत पाने की बात है, इसलिए कल का बहुमूल्य समय निकाल करके आप सभी को जिला मुख्यालय में पहुंचना, क्योंकि साथीवाद राष्ट्रीय पार्टी बनानी पड़ी तो बहुत ही दबाए गए, कुचले गए, पीड़ित किए गए हमारे गड़रिया समाज की जब मान सम्मान स्वाभिमान खतरे में पड़ गई, तब यह मान सम्मान स्वाभिमान को पूरा हासिल करने के लिए और अपने सुरक्षा के लिए, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए और शासन सत्ता में जाकर के निर्मला माता अहिल्या देवी होकर के न्याय के लिए विचारों का शासन सत्ता स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय जनता पार्टी का निर्माण किया गया। क्योंकि 75 साल की आजादी में हमने उत्तर प्रदेश में लगभग कई विचारधाराओं की सरकारें देखी। कांग्रेस की सरकारें देखी जो देश को आजादी दिलाई, फिर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार देख रहे हैं जो धर्म के नाम पे हमारा वोट ले रही है और हमारा आपका संवैधानिक अधिकार भी छीन रही है, हमारा आपके आरक्षण का शोषण कर रही है, हमारे आपके जो बच्चों का शिक्षक भर्ती में 69,000 जो घोटाला हुआ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी को भी हम देख रहे हैं। हम भाई की भाई करते हैं, कर दिया भाई ओबीसी की सरकार समाजवादी की सरकार थी, समाजवादी की भी सरकार को हमने देखा है जो हमारा वोट चाहिए, हमारा नोट चाहिए, साथ चाहिए तो हमको भाई करते हैं, 85% की बात करके साथ लेते हैं। लेकिन सरकार में आने के बाद सारा का सारा इनका जो भी सत्ता का
जो धारा होता है, सत्ता का जो भी जरूरतें होती है, सत्ता से जो भी हक अधिकार दिया जाता है, यह सारा हक अधिकार एक केवल अपने परिवार और अपने समाज तक ही सीमित रहे और अपने ओबीसी समाज या अन्य समाज के पास तक सत्ता का लाभ नहीं जाना दिया। यह भी हमने आपने देखा है, देखा कि नहीं देखा है। और जब अत्याचार अन्याय अगर होता है हम पिछड़े समाज के लोगों के ऊपर या हमारे गड़रिया समाज भात समाज के ऊपर, तो इनको तकलीफ नहीं होती है, इनको समय नहीं मिलता है। कभी आपने देखा होगा प्रयागराज में पिछले महीने हमारे भाई एडवोकेट उमेश पाल जी की दिन दहाड़े हत्या होती है। गोलियों से, बम से हमारा भाई खून दिया जाता है। पूरा देश के शासन प्रदेश शोक के साथ साथ देश शोकाकुल होता है, समाज में रोष पैदा होता है, टीवी चैनलों पे खबर चलती है, सदन में आवाज उठती है। लेकिन अखिलेश यादव जी के पास या इनके चचा शिवपाल जी के पास, बड़के चचा राम गोपाल जी के पास प्रयागराज जाकर के भाई अधिवक्ता उमेश पाल जी की माता जी से मिल करके उनके आंसू पोंछने का समय अखिलेश के पास या इनके परिवार के पास नहीं है। उनकी विधवा पत्नी से मिल करके उनके आंसू पोंछने का समय नहीं रहा। उसी समय में सारस पक्षी का चल रहा था, सोशल मीडिया आप लोगों ने देखा होगा। अमेठी में एक आदमी का सारस पक्षी की दोस्ती की कहानी चल रही थी, तो सारस पक्षी से मिलने का समय अखिलेश यादव के पास रहा, लेकिन प्रयागराज जाकर के मिलने का समय नहीं रहा। ऐसी तमाम घटनाएं हैं, कई घटनाएं हैं। बलिया में जयप्रकाश पाल की हत्या हुई थी, दिन दहाड़े लोकतांत्रिक घटना की हत्या हुई थी, वहां भी जाने का समय। तमाम कितना हम उदाहरण थे, आप लोग जानते हैं। लेकिन जब उनके समाज के लोगों के साथ अगर कुछ भी होता है तो तुरंत सदन में भी चिल्लाते हैं, ट्वीट भी करते हैं और वहां पे जाकर के आर्थिक मदद भी करते हैं और उनके साथ खड़ा रहते हैं। तो आज समाजवादी पार्टी की केवल पकड़ जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी की थी और 85% के साथ साथ सबके ऊपर थी, तो पार्टी सत्ता में पहुंची। अब अखिलेश यादव जी की पकड़ केवल अपने परिवार और अपने समाज तक सीमित हो गई है। इसलिए हम सभी दबे पिछड़े कुचले लोगों को, ओबीसी के अति पिछड़े अत्यंत पिछड़े समाज के लोगों को समय आ गया है, जरूरत पड़ गई है। हम इकट्ठा होकर के राष्ट्रीय जनता पार्टी के साथ लग करके हम शासन सत्ता में जाकर के अपनी बिगड़ी हम स्वयं बना लें, क्योंकि हमारे आपकी बिगड़ी दूसरा कोई बनाएगा नहीं, हमको आपको स्वयं बनाना पड़ेगा। वही हाल बहुजन समाज पार्टी की जनता का है। जब बहुजन समाज पार्टी के समाज के साथ जिस समाज की नेतृत्व करता है, तो उनके समाज के साथ कहीं जो दिवस अत्याचार अन्याय होता है तो वह भी आवाज उठाती है। जब हमारे आपके साथ अत्याचार अन्याय होता है तो अभी आवाज नहीं उठाती। यहाँ तक की खबर चलती है कि उनके समाज का जब व्यक्ति घोड़े में बैठ करके दूल्हा बन के बारात लेके जाता है तो कोई बारात को रोक देता है, घोड़े के किस कारण को रोकता है, क्यों रोकता है, वह कोई पता नहीं चलता है। लेकिन वो खबर बन जाती है, भाई भला दलित समाज के व्यक्ति को घोड़े पर चढ़ने से रोक दिया गया, ये खबर बनती है। कोई अगर मुझ में ताव देता है, कोई विरोध करता है, तो खबर बनती है। लेकिन पांच समाज के व्यक्ति की 100, 125, 200 भेड़ों की रातों रात चोरियां हो जाती है, भेड़ पालकों की हत्या हो जाती है, यह कभी खबर नहीं बनती है। कभी आप लोगों ने देखा होगा खबर बनती हो, कभी मायावती जी इस पे ट्वीट करती हो या उनके घर से जाती हो या तो उनकी आवाज को सदन में उठाती हो या मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर उनकी दुख में शामिल होती हो तो आप लोग बताए, कभी आप लोगों ने देखा है क्या क्या वह शासन में रही। आज पार्टी की मुखिया है, मतलब उनका दर्द बस उनके समाज के साथ कुछ होता है अत्याचार, तब वो पूरे 85% का अत्याचार गिनाया जाता है।
और 85% में बाकी 80% समाज के साथ कोई अत्याचार अन्याय होता है, क्यों ज्यादती होती है, तो उनको दिखाई नहीं पड़ता। और जबकि सबसे असुरक्षित समाज जंगल में रहने वाला, खेती में रहने वाला, पहाड़ों पर रहने वाला, पूरे जीवन की कमाई लेकर के, अपनी पूरी मर्यादा बहन बेटी बहू लेकर के जंगलों में रह के जीवन यापन करने वाला हमारा पाल समाज कितना असुरक्षित समाज रहा है, कितना कोई असुरक्षित समाज नहीं रहा है। अगर दलित भाई भी रहे हैं तो कहीं पर मजदूरी किए किसी जमींदार के यहाँ, तो रात को विश्राम करने अपनी झोपड़ी में ही आते थे। लेकिन हमारा पाल भाई का कहीं झोपड़ी भी नहीं होता था, खुला आसमान ही उसका छत होता था। बारिश होती थी, बारिश भी झेलता था, ठंडी पड़ती थी, ठंडी भी झेलता था, बड़ा बड़ा अगर पत्थर पड़ता, पत्थर भी झेलता था। इस समाज के पास झोपड़ी भी नहीं थी। लेकिन इस समाज के व्यक्ति को इस संविधान निर्माताओं ने भी कुछ हक अधिकार देने का जरूरत नहीं समझा। यह अत्याचार हमारे साथ हुआ। क्या इनकी बहन बेटियों की, इनकी बहू को सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है? क्या इनको सुरक्षित रहने का अधिकार नहीं है? क्या इनकी जीवन की कमाई को सुरक्षित होने का अधिकार नहीं है कि नहीं? आप लोग बताएं। तो क्या संविधान में नहीं लिखा गया? तो क्या जो सरकार बनी, जो पीढ़ी से बच्चे से शोषित थे, उनको मौका मिला शासन सत्ता में जाने का, तो क्या इन्होंने भी जरूरत समझा इस सरकार को, इस समाज को कम से कम ला करके रिकमेंड करते केंद्र सरकार को, भाई इनको कम से कम घुमंतु समाज है, जंगलों में घूमता है, तो कम से कम एसटी का ही दर्जा इनको दे करके जितनी जनसंख्या है इनको आरक्षण मिल जाए और इनको संरक्षण मिल जाए। जैसे एससी समाज के लिए आरक्षण संरक्षण है कि भाई एससी समाज कोई जाति सूचक शब्द से संबोधित कर देगा तो उसको कैद लग जाएगा, उसको जेल में पाया जाता है। तो क्या गड़िया समाज के सम्मान के लिए ऐसा कानून नहीं बन सकता था कि इनको कोई जाति सूचक गाली दे, बहन बेटियों को गाली दे, इनकी घर को काम चुराए, फिर इनको स्पेशल कानून लगना चाहिए, ऐसा सुरक्षा मिलना चाहिए कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्या इन लोगों ने कभी आवाज उठाया? नहीं। तो भाई हमारा इतना बड़ा समाज, पूरे देश में निवास करने वाला कबीरा समाज, पशुपालक समाज, चरवाहा समाज, हम कब तक दूसरों की तरफ देखते रहेंगे कि धर्म के नाम पर वोट लेने वाले हमारा मदद करेंगे, मूल निवासी के नाम पे हमारा वोट लेने वाले हमारी मदद करेंगे? हम कब तक इंतजार करेंगे? क्या इंतजार करना चाहिए? तब आप ठंडा आ गया साथी। जिस मुल्क के आप मालिक रहे हो, हे मुल्क के मालिकों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, यह ओबीसी समाज का जो अति पिछड़ा समाज है, यही इस मुल्क का मालिक रहा है। 15% जिसको कहा जाता है ना, इसमें से जो खास करके सबसे बुद्धिमान समाज 3% है, वो तो हमारे दोनों तरफ से जीता था। हम दांत से छिड़ा देते थे तो पेट चलता था, और बाकी उस समाज के जीवन तो लोहा लड़ाई में निकल जाता था। और बाकी 20% का जो समाज है, जिसको हम प्रणाम करता हूँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को, जो कि विशेष आरक्षण संरक्षण दे करके इनको मुख्य धारा में लाए। यह भी समाज एक मजदूरी करके जीवन जीने वाला समाज था। लेकिन ये हमारा ओबीसी समाज, जो हमारा चरवाहा समाज है, हरवाहा समाज है, मछुआरा समाज है, यही समाज तो एक कबीरा समाज था कि खुद कमा के खाता था और उनको भी खिलाता था, इस का मालिक था। लेकिन आज यही कबीरा समाज, हरवाहा समाज, चरवाहा समाज के पीछे घूम करके अपने जहां भी अपना हक हत्या की भीख मांग रहा है। कभी 15% लोगों के साथ, कभी 30% लोगों के साथ खड़ा हो जाता है। दोनों लोगों ने बारी बारी से हमारे सीखते हैं, हमारे आप अत्याचार होता है तो कोई आवाज नहीं उठाती। तो हमारे साथ आएंगे, हम उनका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे,
इतिहास गवा रहा है। किसी भी युग में हम 54% के लोगों ने 20% लोगों के साथ भी हम भेदभाव नहीं किए, छुआछूत कभी नहीं किए। चाहे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य रहे हो, मल्हारा होकर रहे हो, राजा कैलाश होकर नहीं हो, आप इतिहास पढ़ लीजिएगा, कभी छुआछूत को बढ़ावा नहीं दिए, उल्टा एक खत्म करने का काम किए। लेकिन आज हमको आपको जरूरत है, हम इनके साथ रहेंगे। आज भी आरक्षण संरक्षण के बाद भी, शासन सत्ता में होने के बाद भी, यहाँ तक कि आदिवासी समाज, एसटी समाज की महिला राष्ट्रपति होने के बाद भी इनके साथ भी अत्याचार अन्याय अभी भी बंद नहीं हुआ है। हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन मैं यह भी चाहता हूँ वो अभी हमारे साथ खड़े हो, हमारे में जब अत्याचार अन्याय हो तो वो अभी हमारे साथ बुलंद आवाज करके इसमें शामिल हो। तो साथियों, सामाजिक न्याय समिति की जो रिपोर्ट की बात है, प्रभारी जी ने समझाया है, जो हमारी हिस्सा है फिलहाल 54% होनी चाहिए, जिसको एक करोड़ा निधि फार्मूला कहते हैं। जितनी जनसंख्या है उतनी भागीदारी, 54% हमारी जनसंख्या है, 54% आरक्षण होनी चाहिए। फिलहाल ये मांग भी है, अन्यथा 27% जो आरक्षण फिलहाल लागू है नौकरी में और शिक्षा में, इसमें भी बंटवारा के लिए आरक्षण लागू है। 9, 7, 9, 11 के इसमें बांटा गया है, तो इसमें लागू हो जाता है। तो जो पिछड़ों में अगड़े हो गए जिनके बच्चों को थोड़ा लाभ जो मिलेगा जनसंख्या के अनुपात में, हमको कोई दिक्कत नहीं, उनको मिले हम स्वागत करते हैं। साथ साथ जिनकी जनसंख्या के अनुपात में कम आरक्षण का लाभ मिल पाया है, इनके बच्चों को भी इनके बच्चों को लाभ मिले, ये हमारी लड़ाई है। और जिनके ओबीसी के समाज के बच्चा, जो ओबीसी समाज के लोग आज भी जंगलों में सड़कों के सामने निवास करते हैं, जिनके समाज में आज भी आपको एक भी IAS टीचर नहीं मिलेगा, इंजीनियर डॉक्टर नहीं मिलेगा, आरक्षण के लेखपाल भी नहीं मिलेगा, कोई थानेदार भी नहीं मिलेगा, ऐसे समाज को भी हक हिस्सा मिले, यह भी मुख्य धारा में आए, इनका विकास हो, यह हमारे समाज दुनिया की लड़ाई है। यहाँ पे कितना बड़ा समाज, अहीर, गड़रिया, कोयरी, कुंडी, संकट जातियां, चारों संकट जातियां थी आपके 20 साल पहले, ठीक नहीं थी? पता है आप लोगों को, हमारे सीनियर लोगों को पता होगा, सत्य है। लेकिन फिर 25 साल में ऐसी कौन सी जादू करी कि यही जो हमारा भाई था, भाई जो वोट देने का करता है, बाकी का नहीं करता है, 4 बार सत्ता में रहा, हमारा 2-3 विधायक के अलावा आगे बढ़ नहीं पाया। आज पटेल समाज सत्ता है, भारतीय जनता पार्टी में, मौर्य समाज 50 CM है, हाँ तो विधायक के लिए। तो इसलिए साथियों, आज की थोड़ी जो ताकत है, जो आज की जनसंख्या है, 2 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या आपके उत्तर प्रदेश में है, इसमें सभी पार्टी के नेताओं ने पर्दा काट दिया था, छल दिया था। लेकिन आज आप लोगों ने देख रहे हैं स्वयं, जब आपका ठंडा आपकी पार्टी तैयार हो गई, रात को 10:30 बज रहा है, करीब 10:35 बज रहा है, सैकड़ों की जनसंख्या में आप सभी लोग यहाँ नीला टोपी लगा के हाथों में पार्टी का खड़े हैं, और जो यहाँ पे आपने नारा लगाते हुए आपने 2 किलोमीटर का यात्रा तय किए हैं, या गोल जाएंगे तो कोई कहेगा क्या गड़रिया समाज नहीं रहता, कोई कहेगा क्या? और आज जो चौथा दिन का रथ यात्रा है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश चला जो चला, उत्तर प्रदेश के राजनीति में एकदम हल्ला मचा हुआ है। कोई तो गड़रिया आए हैं, सभी के पार्टी बनाए हैं और जोरदार तरीके से चल रहे हैं, तब आपकी गिनती होना शुरू हो गई। इसी ताकत के सब आप लोग संघर्ष करिए, संघर्ष वादियों का काम है, संघर्ष आप लोग करिए। हम आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पार्टी को हम जल्दी सत्ता में पहुंचा करके आप सभी का भागीदारी देंगे, और आप सभी का जो सहयोग है, 1-1 मिनट का सहयोग, और ये जो माला का आप 1-1 पंखुड़िया है, एक जो सहयोग आज राष्ट्रीय पार्टी के यात्रा में आप लोग कर रहे हैं, यह आप सभी का हमारे ऊपर, पार्टी के ऊपर ऋण है। और इस ऋण को
हम आप पार्टी को शासन सत्ता तक पहुंचाकर आप सभी का हक अधिकार दिलाकर आप सभी का मान सम्मान सम्मान दिला करके इस ऋण को उतार करके इस धरती से हम लोग जाएंगे। आप सभी को बहुत धन्यवाद साथियों। यही जोश और जज्बा हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है। तो फिलहाल हम चाहेंगे आप लोग क्योंकि घर पे जाएंगे आराम करेंगे तो सुबह में 11 साढ़े 11 बजे यानी 12 से पहले उससे लेट न हो आइएगा। एक आधे घंटे का वहाँ से हम कार्यक्रम करके ज्ञापन देकर फिर आपको फ्री भी करेंगे, यात्रा आगे बढ़ेगा। तो कल अवश्य आइए और अभी से तैयारी कर लीजिए। 31 मई कानपुर देहात जिला मुख्यालय माथी में रथ यात्रा का समापन का कार्यक्रम होगा और उस दिन आप लोग अभी से तैयारी कर लीजिए। बस से, ट्रेन से, जैसी 4 व्हीलर गाड़ियों से आप यह समझिएगा कि सामाजिक महाकुंभ, राजनीतिक महाकुंभ लगा हुआ है कानपुर में। विश्वास दिलाता हूँ जितना आप प्रयागराज के महाकुंभ में जाकर के स्नान करके पुण्य कमाते हैं उससे इस महाकुंभ में 1000 गुना ज्यादा आपको पुण्य मिलेगा। क्योंकि उसी दिन से जो आज कहते हैं कि गड़रिया संगठित नहीं है, गड़रिया शिक्षित नहीं है, गड़रिया की जनसंख्या नहीं है, जब आप वहां से लाखों की जनसंख्या में पहुंचेंगे उसी टाइप के टीवी चैनलों में चलने लगेगा। लाखों की जनसंख्या में गड़रिया पास हमारा सब समाज के लोग उपस्थित वहां पर रहेंगे और उसके बाद जब टीवी चैनलों में चलेगा वैसे तो हमको देख रहा है, हो सकता है छोटे को बड़ी बात न हो जाए, लेकिन फिर भी रात्रि की तारीख में बाबा भोलेनाथ की कृपा है। हो सकता है उस कार्यक्रम में आपके प्रभारी जी वहाँ उस कार्यक्रम में हेलीकॉप्टर से उतरे आप लोगों को संबोधित करने के लिए। राष्ट्रवादी पार्टी माननीय बाबूराव पाल, माननीय राम आश्रय पाल। तो साथियों इसमें ताकत दिखाने के बाद तो फिर हमको आपको कहीं जाके मांगने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे आपके नेता जाके मांगते भैया टिकट दे दो विधायक का सांसद का, तो हमको आपको मांगने की जरूरत नहीं है। जब लाखों की जनसंख्या में पहुंचेंगे तो जिनको 2024 से प्रधानमंत्री बनना होगा वो आपसे ढूंढते ढूंढते आएगा आपसे मांगने के लिए। लेकिन आप हमको साथ दे दो, आप जो है हमारा साथ दे दो, हमारे साथ आओ। तो जो पीछे दूर बैठाते हैं अपने सम्मेलनों में कार्यक्रमों में वो आपके इधर बगल में बैठा के बड़ी वाली कुर्सी देंगे, टेबल नहीं देंगे, बड़ी वाली कुर्सी देंगे। बोले कि आप हमारे बराबर के हो और आप बताइए हम आप कौन कौन से सीट लड़ेंगे। हम सामान्य सीट आपको देते हैं, आपको जिताते हैं और बाकी सीट पे आप हमको वोट दीजिए, हमको जिताइए। हम सरकार बनाएंगे तो सरकार में हम भागीदार बनेंगे, सरकार के भागीदार हम बनेंगे। राष्ट्रवादी पार्टी विधायक बनाना, सांसद बनाना यह लड़ाई नहीं है, सरकार में भागीदारी बनना यह लड़ाई है। विधायक सांसद तो हर सरकार में बनते 2-4 पड़े रहते हैं, एक तो अभी भी है। कोई पूछते हैं या वो विधायक जो है जब आपके अत्याचार अन्याय होता है, आपकी भेड़ों की चोरी, भेड़पालकों की हत्या होती है तो क्या कभी विधानसभा में उठाते हैं? वो उठा भी नहीं सकते क्योंकि वहां गुलामी कर रहे हैं। लेकिन आपके राष्ट्रवादी पार्टी से कोई भी व्यक्ति, किसी भी समाज का व्यक्ति, किसी भी धर्म का हो, जब चुन करके जाएगा सदन में तब उनको लिख दिया जाएगा प्रोटोकॉल के तहत कि आपको आज इस विषय को उठाना है, तो बात को उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? जब उठेगा तो आपके समस्याओं का समाधान होगा कि नहीं होगा? इसलिए हमारी लड़ाई सत्ता में भागीदारी की है। जब सत्ता में भागीदारी होगी तब हमारे समस्याओं का समाधान होगा। कहते हैं कि जिस समाज का चल नहीं है उस समाज का बल नहीं है और उसके समस्याओं का कोई हल नहीं है। अगर आपका दल है तो आपका बल है, तभी आपकी समस्याओं का हल है। तो साथियों मेरी चंद शब्दों के साथ मैं आभार प्रकट करता हूँ आप सभी का कि आप सभी लोगों ने इतना जोरदार कार्यक्रम आयोजित किए और शानदार स्वागत किया साथियों का।
का आभार प्रकट करता हूँ और मैं स्वागत करना चाहता हूँ, मंच से बुलाना चाहता हूँ भाई शारदा पाल जी के लिए, जो कि सफल कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। तो मेरे शारदा पाल जी कहाँ पे हैं? भाई शारदा पाल जी और हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं। मैं चाहूँगा कि शारदा पाल जी और विशेष योगदान लल्लन पाल जी जो एकदम युवा जो एकदम जोश से भरे हुए जितना नारा लगा रहे हैं, एकदम मुर्दे में भी जान ठोक दे। अगर लल्लन पाल जी हमारे वाराणसी या बनारस में जो मनगंगा घाट है, जहाँ पे हमेशा मुर्दा चलते रहते हैं, 4-6 मुर्दे ऐसे पड़े रहते हैं, अगर वहाँ जाकर के अगर लल्लन पाल जी जोरदार नारा लगा दे राष्ट्रीय पार्टी जिंदाबाद, तो 2-4 मुर्दे भी खड़े हो जाएंगे। इसमें जो पीले तो हमारे लल्लन भैया हैं। तो जो जिला की कमेटी है, तो फिलहाल मैं चाहूंगा कि शारदा भैया तो मैं चाहूंगा कि स्वागत हमारे प्रभारी जी माननीय राम आश्रय पाल साहब माला पाना के स्वागत करेंगे। आप सभी की जोरदार तालियां ऐसी करनी चाहिए। बहुत ही सफल आयोजन कार्यक्रम पार्टी के इतिहास रचने में आप सभी का योगदान है। साथ ही साथ मैं चाहूंगा